ये मार्च 2014 की सुबह है और मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के पूर्वी हार्लेम क्षेत्र के निवासी अपना सामान्य व्यवसाय कर रहे हैं। मेट्रो नॉर्थ रेल मार्ग पर ट्रेनें पूर्व 116वीं और 117वीं स्ट्रीट से गुजरती हैं। पार्क एवेन्यू की ओर देखने वाली इमारतों में से किसी को भी सुबह लगभग 9:30 बजे तक सामान्य से कुछ भी अलग नहीं देखा जा सकता है, जब एक विस्फोट पलक झपकते ही 2 बहुउपयोग इमारतों को नष्ट कर देता है। शहर की शांत गतिविधि नष्ट हो जाती है, भ्रम और अराजकता फैल जाती है। लेकिन विस्फोट किस कारण हुआ? क्या यह एक आतंकवादी हमला, औद्योगिक आपदा या एक अजीब दुर्घटना थी? खैर, आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे। कृपया भविष्य में अधिक जानकारीपूर्ण और मनोरंजक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं न्यूयॉर्क के समृद्ध और विविध इतिहास में बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हमारी कहानी के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा। आइए 1800 के दशक के अंत में विक्टोरियन न्यूयॉर्क में वापस जाएं। एक अतिरिक्त टिप्पणी के रूप में, क्या हम अमेरिकी इतिहास के इस काल को विक्टोरियन कहते हैं? मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, मेरा मानना है कि आप इसे सोने का युग कहेंगे। खैर, सभी आधुनिक शहरों को ताजे पानी और सीवेज जैसी विश्वसनीय सुविधाओं की आवश्यकता है। 150 साल पहले लंदन के सोहो के निवासियों से पूछें। न्यूयॉर्क को एक सीवर प्रणाली देने की एक परियोजना थी। यह वास्तव में 1848 में शुरू हुआ था। लंदन की तरह यह कई घातक हैजा के प्रकोपों से प्रेरित था, लेकिन मैं विषयांतर कर रहा हूं। 1870 के दशक की शुरुआत में क्षेत्र में विश्वसनीय सीवेज जोड़ने के लिए एक परियोजना के तहत पार्क एवेन्यू को खोदा गया था। वैसे पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क मानचित्र पर यहीं है। लगभग 1873 में एक ईंट रेखांकित अंडाकार सीवर का निर्माण किया गया था। यह सड़क से 15 फीट नीचे था और 32 इंच चौड़ा और 48 इंच ऊंचा था। ठीक 10 साल बाद पार्क एवेन्यू पर निवासियों के लिए सेवाओं को जोड़ने के लिए क्षेत्र को एक बार फिर से खोदा गया। यह 1887 में गैस लाइनों को जोड़ने के लिए था। एक 8 इंच चौड़ी पाइप लगभग उसी समय स्थापित किया गया था और एक 12 इंच ताजा पानी की लाइन भी जोड़ी गई थी। ये सड़क से लगभग 4 से 5 फीट नीचे थे और एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर अलग थे। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि जमीन से कई फीट नीचे दबी होने के कारण इन सुविधाओं को बनाए रखना कुछ हद तक मुश्किल है। मरम्मत में कठिनाइयों के कारण शहर ने स्थिति की निगरानी करने का निर्णय लिया। 2007, 2009 और 2010 में फुटपाथ धंसने की 3 और रिपोर्टें प्राप्त हुईं। 2011 में 1644 और 1646 की इमारतों के बाहर पार्क एवेन्यू का सड़क वाला हिस्सा एक बार फिर खोदा गया। 1642 में एक नई इमारत को नई गैस आपूर्ति की आवश्यकता थी और न्यूयॉर्क शहर में उपयोगिता आपूर्ति के प्रभारी कंसोलिडेटेड एडिसन हुकअप के लिए वहां मौजूद थे। कच्चे लोहे के पाइपों को उजागर कर दिया गया और उन्हें आधुनिक एचडीपीई पाइपों से बदल दिया गया। गैस पाइप 8 इंच चौड़ा रहा, जो गैस मुख्य को नई इमारत से जोड़ता था। 12 मार्च 2014 को सुबह 9:06 बजे तेजी से आगे बढ़े। कंसोलिडेटेड एडिसन की ग्राहक हेल्पलाइन को 1652 पार्क एवेन्यू के एक निवासी से प्राकृतिक गैस की गंध की सूचना देते हुए कॉल प्राप्त होती है। कॉल इमारत खाली करने की सलाह के साथ समाप्त होती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया आती है, लेकिन केवल 11 मिनट में आपदा आ जाती है। लगभग 9:30 बजे 1644 और 1646 की इमारतों में विस्फोट हो गया। ईंटों के अग्रभाग उड़ गए और अपने ही पदचिह्न में ढह गए। पहली 911 कॉलें आती हैं और 9:29 बजे तक दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच जाती हैं। कौन एडिसन इंजीनियर स्थिति का आकलन करने के लिए आता है, उसे टूटी हुई खिड़कियां, दूर फेंके गए मलबे और पुलिस द्वारा बनाए गए एक बहिष्करण क्षेत्र का पता चलता है।
कॉन एडिसन इंजीनियर स्थिति का आकलन करने के लिए आता है, उसे टूटी हुई खिड़कियां, दूर फेंके गए मलबे और पुलिस द्वारा बनाए गए एक बहिष्करण क्षेत्र का पता चलता है। एक जांच से पता चलता है कि 1644 और 1646 की इमारतों के बाहर एक क्षतिग्रस्त सीवर के कारण धंसी हुई सड़क ने गैस मुख्य के आसपास की जमीन को नष्ट कर दिया, जिससे एक दोषपूर्ण वेल्डेड टी संयुक्त पर दबाव पड़ा। जोड़ टूट गया, जिससे गैस अगले दरवाजे तक रिसने लगी, जिससे अपरिहार्य विस्फोट हुआ। कॉन एडिसन और शहर को दोष दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 में कॉन एडिसन से न्यूयॉर्क शहर तक $153 मिलियन का समझौता हुआ और पीड़ितों के लिए 25 मिलियन सीवर और गैस पाइपलाइनों को बदला और अद्यतन किया गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।